2020 की लॉकडाउन वाली, कोरोना वाली, मास्क वाली दिवाली आ गई। सोचा था दिवाली तक तो सब कुछ निपट जाएगा, लेकिन दिए भी सोशल डिस्टेंसिंग पे लगाने पड़ रहे हैं। बहुत अच्छे। उम्मीद है आपने अपने दिए फुलझड़ियां सब कितने गज की दूरी पे लगानी थी लगा ली होंगी। लपेटे में नेताजी का दिवाली स्पेशल लेकर हम हाजिर हैं। अब लपेटने की जो बात है नेताओं को, वो भ्रम तो हमने बहुत पाल लिया, लेकिन इस भ्रम के जो भ्रम रहे हैं, जिन्होंने ये ज्ञान दिया कि कैसे लपेटा जाता है चार चार लाइनों में, उन 4 लाइनों वालों को आज हम खुद लपेटने जा रहे हैं। स्वागत करेंगे हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा जी का। हास्य काव्य के सुरेंद्र जी, बहुत लपेटा आपने दुनिया को, हमने भी आपको लपेटने के लिए बहुत बड़े बड़े वाले बुलाए हुए हैं। मेरे से तो उम्र में सब बड़े ही हैं। हाँ, कितना आपसे उम्र में कैसे बढ़े? क्योंकि मैं बच्ची उम्र की बात करता हूँ, खर्ची उम्र की बात नहीं। उम्र वो नहीं होती जो आपने खर्च कर ली, उम्र वो होती जो आपकी बची हुई है। तो बची हुई आपकी ज्यादा है तो बड़े हुए। ये पिच सेट कर दी है सुरेंद्र जी ने, अब फिर की आपको घुमानी है। तो सुदीप जी, हर बार आप शुरुआत करते हैं लपेटने की नेताओं को। अब ये सुरेंद्र जी तो सम्राट हैं, इनको कैसे लपेटना है? सुरेंद्र जी को लपेटने के लिए मुझे लगता है कि पूरी दुनिया के कभी भी आ जाएं तो नहीं लपेट पाएंगे। बहुत बढ़िया। हमें अपने आप में कोई भ्रम नहीं है। देखो, मुझे चापलूसी ज्यादा पसंद है। चाचा जी, मैं शुरुआत कर रहा था लपेटने कि आज आए हैं लपेटे में हंसी के अवतार। आज आए हैं लपेटे में हंसी के अवतार, सारे देश को दिवाली का मिला है उपहार। वो जो फेमस है ना आपकी, वो जो फेमस है ना आपकी, सुना दो एक बार लाइना 4 4 4। आज आए हैं लपेटे में हंसी के सरदार, सारे देश को दिवाली का मिला है उपहार। वो जो फेमस है ना आपकी, सुना दो एक बार लाइना 4 4 4, लाइना 4, लाइना 4 4 4, लाइना 4। और आपकी कविताओं के कैरेक्टर निकाल रहा हूँ, कविताओं के भाव निकाल रहा हूँ, सुनिएगा। कि किया शेर का शिकार बिना तीर तलवार, किया शेर का शिकार बिना तीर तलवार, क्योंकि घरवाली से ज्यादा वो भी नहीं था खूंखार। किया शेर का शिकार बिना तीर तलवार, क्योंकि घरवाली से ज्यादा वो भी नहीं था खूंखार। और वो जो काड़ू था आपका कैरेक्टर मजेदार, वो भी 4 4 4, लाइना 4, वो भी 4 4 4, लाइना 4। कि आप पतियों के हैं गुरु, आप पतियों के हैं गुरु, आज आ गए रूबरू, करके जारी एडवाइजरी। हाँ, एडवाइजरी से एक चीज याद आ गई। हम सभी की बहुत यात्राएं हुई हैं आपके साथ, हमारा सौभाग्य है। अब कभी कभी हमको मंच पे जब आपका संचालन होता है, तो फिर जब आपके काव्य पाठ की बारी आती है तो आप हम लोगों को खड़ा करते हैं। हम लोगों को खुद खड़ा होना पड़ता है कि अब चाचा जी का काव्य पाठ होगा, तो आपके आमंत्रण करने के लिए छोटे माइक तक जाना होता है। तो कुछ एडवाइजरी होती हैं, जो उसमें सबसे बड़ी एडवाइजरी ये होती है चाचा जी कि ये सामने जो कैमरे चल रहे हैं इनको बंद करा। तो मैं इस चक्कर में पड़ा हूं कि आज आपको आमंत्रित कैसे करूंगा। सुनिएगा कि आप पतियों के हैं गुरु, आ गए हैं आज रूबरू, करके जारी एडवाइजरी, टिप्स देना कीजिए शुरू। यहाँ लाखों हैं बीमार जिनके आप हैं अनार,
वाह वाह। यहाँ लाखों हैं बीमार जिनके आप हैं अनार, अपने शर्मा जी के आगे सबकी टिप्स हैं बेकार, अपने चाचा जी के आगे सबकी टिप्स हैं बेकार, पत्नी पीड़ितों का गारंटी से करते हैं उपचार। लाइना 444 लाइना 444 के सारे जग को हंसाना है, मुस्कुराहटें लुटाना है, सारे जग को हंसाना है, मुस्कुराहटें लुटाना है, खत्म ना कभी हो सके आप पर वो खजाना है। जैसे आपके विचार वैसा आपका व्यवहार, सुने आपको इकट्ठा बैठ सारा परिवार, सुने आपको इकट्ठा बैठ सारा परिवार, जैसे आपके विचार वैसा आपका व्यवहार, सुने आपको इकट्ठा बैठ सारा परिवार, ना तो कभी भी दो अर्थी ना ही मर्यादा के पार। लाइना 444 लाइना 4 ये 4 लाइनें करके इस मकाम तक पहुंच गया आप। मेरे मामले में मंजिल निर्धारित नहीं करनी चाहिए और चलना रुकना नहीं चाहिए, जहाँ पहुँच जाओ वही मंजिल है। अगर आप मंजिल तय कर लेते हैं और नहीं पहुँच पाते तो आप में फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है। क्या बात। चलना रोको मत, जहाँ पहुँच जाओ समझ लो यही मंजिल थी। क्या कहें। मैं भी हरियाणा का हूँ, सुरेंद्र जी भी हरियाणा के जी हैं। जी। हमारे यहाँ दिवाली भी हास्य रस में ही मनाई जाती है। वो दो आदमियों में झगड़ा हो गया तो एक ने कहा मैं तेरे 30 दांत तोड़ दूंगा। अरे बोले 2 पे क्यों रहम किया? बोले दिवाली है, विशेष छूट दे रहा हूँ तेरे। पर भाई मारे यहाँ तो भी छूट दी जाती है। मारे तो हरियाणा में ये भी होता है, बोले 2 आदमी लड़ रहे, तीसरा देख रहा, बोले 36 दांत तोड़ दूंगा। तो तीसरा बोल उठा, बोले भाई दांत तो 32 होते हैं। बोले 4 तेरे भी तो तोड़ूंगा जो बीच में दखल गए। दरअसल होली के बाद दिवाली पे आया हूँ। और अभी भी कोमा में ही हूँ। होली के बाद से कभी सम्मेलन तो हुए नहीं। तो फिर सुरेंद्र जी से ही बात करी मैंने फ़ोन पे, जितनी बातें हुई तो विचार उन्हीं के हैं, शब्द बस मेरे हैं। तो मैंने उनसे पूछा ये वर्क फ्रॉम होम में क्या कर रहे हो आप? तो इन्होंने वर्क फ्रॉम होम के तहत घर पर ही कविता सुनाई। ना कोई हंसा, ना किसी ने ताली बजाई, ना ही कोई पेमेंट जेब में आई। फिर उन्होंने अपनी दूसरी जेब से पैसे निकाल के खुद को पेमेंट दी। इस तरह वर्क फ्रॉम होम की औपचारिकता पूरी की। एक समस्या और हुई, जब 4-5 महीने हो गए घर में कैद, सिर्फ पत्नी का चेहरा देख देख के क्या स्थिति हो सकती है, और वो भी चाचा जी की। तो मैंने कहा ये कैसा चल रहा है? तो इन्होंने ही बताया मुझे। तो बोले बहुत दिनों से सोच रहा था कुछ अलग ढंग से जिया जाए और किसी महिला मित्र को फोन किया जाए, हाय हाय, वीडियो कॉल किया जाए। तो इन्होंने अपनी सबसे सुंदर महिला मित्र को वीडियो कॉल मिलाया, लेकिन उसने फोन ही नहीं उठाया। थोड़ी देर बाद लैंडलाइन पर उसका फोन आया। इन्होंने फोन ना उठाने का कारण पूछा तो उसने समझाया सारे ब्यूटी पार्लर बंद हैं, सारे ब्यूटी पार्लर बंद हैं, अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी, मैं भी भाभी जी की तरह चुड़ैली लग रही हूं, इसलिए वीडियो कॉल नहीं उठाऊंगी। तो ऐसे कटा है इनका लॉकडाउन। कैसे कटा लॉकडाउन सुरेंद्र जी आपका? मैंने अपने आप को कमरे में लॉक कर लिया ताकि लुगाई का मुंह नहीं देख सके। और आराम से कट गया। ना उसने मेरा देखा ना मैंने उसका देखा। लॉकडाउन मानसिक होता है। क्या बात है। मानसिक लॉकडाउन अगर ख़त्म कर लें तो आदमी को हर जगह प्रसन्नता है। आप सभी जानते हैं, पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है, सुरेंद्र जी हम ब्रह्मांड और जोड़ देश में भगवान की पहुंच अभी इतनी मुझे नहीं लगता है कि नहीं हुई
कि वो आपको जान सके। सभी जानते हैं कि सुरेंद्र जी हम पतियों के ब्रांड एम्बेसडर हैं और ये खानदानी वैद्य हैं। इनके पिताजी भी बहुत बड़े वैद्य थे और सुरेंद्र जी हमारे देश में जोड़ों के दर्द के इलाज में नंबर 1 समझे जाते हैं। मैं घुटनों वगैरह की बात नहीं कर रहा, शादीशुदा जोड़ों के दर्द की बात कर रहा हूँ। अभी तो पीछे नासा ने घोषणा की कि वो चांद पर पानी मिल गया। मैंने सुरेंद्र जी से पूछ लिया चाहिए चांद पर पानी मिल गया ये कैसे संभव हुआ? बोले अरे इतने सालों से करवा चौथ मना रहे हैं, महिलाएं चांद को इतना पानी दे रही हैं, अब भी वहाँ पानी नहीं पहुँचता क्या? बहुत अच्छे। और सुरेंद्र जी ना वरिष्ठता के हिसाब से हास्य कवियों में के आडवाणी है। अच्छा अच्छा। सुरेंद्र जी वरिष्ठता के हिसाब से हास्य कवियों के आडवाणी है, पर इन्होंने कभी अपने आप को बस सुनने सुनाने वाली कहानी नहीं होने दिया। खूब नरेंद्र मोदी आए, अपनी सक्रियता से खुद को कभी अडवाणी नहीं होने दिया। अभी तो मैंने पूछ लिया कि सुरेंद्र जी आपको तो इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा चेहरा है, राजनीति में क्यों नहीं गए? सुरेंद्र जी बोले राजनीति की अजब कहानी है, वहाँ तो घर आए मेहमान को कोई पानी भी ना पूछे और फिर इसी कला को जन संरक्षण बताकर पुरस्कार भी लेना चाहे, तो ये काम तो मैं नहीं कर सकता। तो मैं उनको बहुत बहुत नमन करता हूँ, ये सौभाग्य मानता हूँ कि आप लपेटे में नेताजी में आपने सुरेंद्र जी को बुलाया। तो ऐसा नहीं है कि हमें नेताओं का अभाव हुआ इस बात से, क्योंकि सुरेंद्र जी भी कई मामलों में नेताओं से बहुत बड़े हैं। वो आजकल तो प्याज बड़ी महंगी रही, आपको पता है, जब वो वित्त मंत्री से पूछा निर्मला सीतारमण जी से तो उन्होंने कह दिया मैं प्याज नहीं खाती। बाद में अश्विनी चौबे जी ने भी कह दिया मैं प्याज नहीं खाते। सुरेंद्र शर्मा जी इस मामले में उनसे भी बड़े नेता हैं। वो तो तब कहते हैं जब प्याज महंगी होती है कि हम प्याज नहीं खाते, ये सस्ती कभी नहीं खाते क्योंकि ये सस्ता सौदा करते ही नहीं, और महंगी इसलिए नहीं खाते क्योंकि ये सस्ता सौदा कभी करते ही नहीं। सस्ती कभी खाते नहीं और महंगी हो जाती है तो खरीद पाते नहीं। सुरेंद्र जी को सभी लोग किशोर जी चाचा जी कहते हैं, ये कवि समाज के जगत चाचा हैं। तो अरुण जैमिनी जी की एक कविता है राधे श्याम और सेब। अच्छा। मैंने उसका करेक्टर लेके सुरेंद्र जी के चाचा धर्म पर एक कविता लिखी है। ओहो, क्षमा चाहूंगा अरुण जी, इसमें आपका नाम लेके बोलना पड़ेगा। हाँ ये तो क्षमा मांगने वाली बात है। हाँ। चाचा जी को भतीजों का दस्ता चाहिए था नया, चाचा जी को भतीजों का दस्ता चाहिए था नया। अपना अरुण जैमिनी भी इंटरव्यू देने गया, चाचा जी ने पूछ लिया एक सवाल, अरुण ने बना दिया सवाल का बवाल। सवाल था, अरुण अगर तुम लाल किला कवि सम्मेलन में बुलाए जाओगे तो कौन सी कविता सुनाओगे? व्यंग्य पकड़िएगा। अरुण अगर तुम लाल किला कवि सम्मेलन में बुलाए जाओगे तो कौन सी कविता सुनाओगे? अरुण बोला आजकल लाल किले पर कविता सुनाता कौन है? क्या बहुत बात अच्छे, है, वाह बढ़िया। वाह वाह चिराग वाह। अरुण बोला आजकल लाल किले पर कविता सुनाता कौन है, और जो लाल किले पर भी कविता सुनाए उसे लाल किले पर बुलाता कौन? चाचा जी को जवाब में मजा आया। अच्छा। चाचा जी को जवाब में मजा आया, उन्होंने सवाल आगे बढ़ाया, अच्छा किसी गोष्ठी में बुलाए जाओगे तो? अरुण बोला जी गोष्ठी की बात छोड़ दो, गोष्ठी से आप मेरी प्रतिभा का अंदाजा नहीं लगा पाओगे, क्योंकि आप ठहरे बड़े कवि, कविता के लिए गोष्ठी में थोड़ी आओगे। क्या बात है। क्योंकि आप ठहरे बड़े कवि, कविता के लिए गोष्ठी में थोड़े ही आओगे। और शुद्ध हास्य का पंच है, बोले आप ठहरे बड़े कवि, कविता के लिए गोष्ठी में थोड़े ही आओगे, और अगर गोष्ठी में ही जाना पड़े कविता सुनाने के लिए तो आपको क्या चाची बनाया एस्तेसी कराने के लिए? बहुत अच्छे। तो मैंने भी एक कल्पना की, अरुण जी ने बताया लॉकडाउन में कवि कैसे जी रहे हैं। किशोर जी क्या है, पहले सुरेंद्र जी कवियों के पास अलग सिचुएशन होती थी, उनको देश दिखाई देता था तो वो देश पर लिखते थे, उनको श्रृंगार दिखाई देता था तो श्रृंगार पर लिखते थे। हम लोगों को सिर्फ लॉकडाउन दिखाई दे रहा है। तो ये मैंने कल्पना की कि उन बड़े कवियों के पास अगर लॉकडाउन की सिचुएशन होती, उन्हें घर में रहकर घरवाली के आदेश पर काम करने पड़ते, तो कौन कौन कवि क्या क्या काम करता, उन्हीं की शैली में एक सिचुएशन सुनाता हूँ। सबसे पहले मैथिली शरण गुप्त जी, उनकी भाषा शैली से आप परिचित हैं। प्राची से उनको दूध उबालने की ड्यूटी दी गई है। अब गुप्त जी दूध उबाल रहे हैं, रसोई में खड़े हुए, दूध उनके कंट्रोल में नहीं आ।
प्राची से ज्यों दिनकर निकला, यों अग्नि मिलन को दुग्ध चला। क्या बात है, वाह। प्राची से ज्यों वाह, दिनकर वाह। निकला, यों अग्नि मिलन को दुग्ध चला। हे क्षीर न इह विधि व्यर्थ बहो, इस भांति करो न अनर्थ अहो। मत विकल करो मेरे मन को, नर हूं न निराश करो मन को। नर हूं न निराश करो मन को। दूसरे कवि रामधारी सिंह दिनकर जी, उनकी रश्मिरथी आप सबने पढ़ी होगी। तो उनको ड्यूटी दी गई है, उनकी पत्नी ने कंडीशन लगाई है कि घर की सफाई करनी है, सफाई में कमी रह गई तो बाकी कामों में हाथ बटाना पड़ेगा। अब दिनकर जी सफाई कर रहे हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी पोंछा लगा रहे हैं। कोने कोने में घूम घूम, गीले कपड़े से चूम चूम, सारा घर आंगन स्वच्छ किया, निजकर से सब प्रत्यक्ष किया। एक मकड़ी जाला लटका था, सीलिंग पर जाकर अटका था। एक मकड़ी जाला लटका था, सीलिंग पर जाकर अटका था। हाथों की सीमा से ऊपर, आंखों से ओझल था वह खर। वह एक चूक मेरे सर थी, उर्वशी की दृष्टि उसी पर थी। एक चूक मेरे सर थी, वह एक चूक मेरे सर थी, उर्वशी की दृष्टि उसी पर थी। जब नाश मनुज पर छाता है, तब एक जाला बच जाता है। जब नाश मनुज पर छाता है, तब एक जाला बच जाता है। भीतर तक टीस रहा हूं मैं, अब चटनी पीस रहा हूं। अगले कवि हैं इसमें काका हाथरसी, जो हम सब कवियों की हालत हुई। हमारे ये कपड़े जिन पर कलफ लगा के ड्राई क्लीन करा के रखे जाते थे, वो हमारी तरह कोने में पड़े थे घर में, कोई उन्हें पूछ नहीं रहा था। तो काका को अपने कपड़ों पर दया आई और वो अपने कपड़े इस्त्री करने लगे। अब काका की शैली में काका इस्त्री कर रहे हैं। आदमी जब काम करता है तो वो क्या कर सकता है? किसी काम ना आ रही सम्मेलन की ड्रेस, किसी काम ना आ रही सम्मेलन की ड्रेस, काका जी खुद लग गए करने कपड़े प्रेस। बहुत अच्छे, वाह। काका जी खुद लग गए करने कपड़े प्रेस, करने कपड़े प्रेस। गंध महकी घर भर में, क्या फूका का मंत्र गुंजा काकी के स्वर में। क्या फूका का मंत्र गुंजा काकी के स्वर में। जब तक काकी ने कमरे के भीतर झांका, कपड़े नहीं इस्त्री फूंक चुके थे काका। कपड़े नहीं इस्त्री फूंक चुके थे काका। इसमें अगले कवि हैं गोपाल दास नीरज जी। क्या बात। नीरज जी को ड्यूटी दी गई है मिक्स वेज बनाने की। अब नीरज जी रसोई में छौंक लगा रहे हैं, आनंद लीजिए। हींग भी गली न थी कि हाय छौंक जल गया। हींग भी गली न थी कि हाय छौंक जल गया। क्या हुआ जो फ्राई पैन का कलर बदल गया। सब्जियां मचल गई, मटर मटर उछल गया। ये हसीन सीन घर की लक्ष्मी को खल गया। वाह वाह वाह। अब इसके बाद जो घर में वो नीरज जी की शैली में सुने। ये हसीन सीन घर की लक्ष्मी को खल गया। सात सुर पिछड़ गए, छंद सब बिगड़ गए। फिर रसोई की तरफ किसी के पांव बढ़ गए। और हम डरे डरे श्लोक सुन खरे खरे। गैस की मशाल का कमाल देख बढ़िया भाई, वाह 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 वाह। बहुत अच्छे चला। और इस श्रृंखला के अंतिम कवि हैं ओम प्रकाश आदित्य जी। शुद्ध हरियाणा के आदमी थे। उनको ऐसे काम बिगाड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। वो सीधे कह सकते थे कि नहीं करूंगा मतलब नहीं करूंगा। तो उन्हीं की शैली में उन्होंने साफ साफ धमका दिया कि नहीं करूंगा, कि काम ना करूंगा कोई हाथ ना बटाऊंगा मैं, मेरे हिस्से कोई काम डाल नहीं सकती। अच्छा, काम ना करूंगा कोई हाथ ना बटाऊंगा मैं, मेरे हिस्से कोई काम डाल नहीं सकती। काव्य की अनन्य प्रतिभा से मैं दमकता हूँ। प्रतिभा ये कपड़े खंगाल नहीं सकती। प्रतिभा ये कपड़े खंगाल नहीं सकती। भाव में पगा के शब्द काव्य भोग भोगता हूँ। भाव में पगा के शब्द काव्य भोग भोगता हूँ। लेखनी ये दाल तो उबाल नहीं सकती। घर से निकालेगी तो थाने चला जाऊंगा मैं, मुझको तू घर से निकाल नहीं वाह भाई, वाह 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 वाह। समझ में नहीं आया, आप ये लॉकडाउन में कवियों की स्थिति सुना रहे थे लॉकडाउन में। और आपकी भी यादें ताज़ा कर दी होंगी चिराग ने, कि हमारी भी, हम श्रोताओं के रूप में यादें ताज़ा करती इतने सारे कवियों के नाम लेके। और आदित्य जी, अब तो चेकोस्लोवाकिया रहा ही नहीं, लेकिन पर आपने आदित्य जी के साथ पढ़ा। काका जी थे, हुल्लड़ जी होते थे, शैल जी होते थे। उस जमाने के कवि सम्मेलन और अब ये, इनमें क्या फर्क है? आज के आले में
तब की फर्क ये थी कि तब संकट पर कविता लिखी जाती थी। आजकल कवि लोग कविता के जरिए संकट पैदा करते हैं। दरअसल मैं बचपन से आदरणीय सुरेंद्र जी का बहुत समर्थक रहा हूँ, बहुत अनुयायी रहा हूँ इनका। इनके पद चिन्हों पे तो मैं नहीं चल पाया, पर इनके सिर चिन्हों पे चलने की कोशिश कर रहा हूँ। कवि सम्मेलन में जाते हैं, कभी हूट हो जाता तो वो क्या सोचता है उसके मनोभाव पर मैंने एक कविता लिखने की। बहुत अच्छा। आत्मकथा। हाँ, इसे ये मेरी नहीं, सबकी आत्मकथा है। वो बोला, लो सुनो, मेरी कविता का शीर्षक है स्नान। मैं समझ गया क्यों हूट हुआ होगा। भयंकर सर्दी के मौसम में पब्लिक को स्नान की कविता सुनाई। बोले, लो सुनो, मेरी कविता का शीर्षक है स्नान। बोले, राम लक्ष्य से नहाता है, रहमान लक्ष्य से नहाता है। मैंने कहा वाह वाह, क्या पंक्तियां जोड़ दी यार, तुमने तो शुरू में ही ऊंची ऊंची छोड़ दी। वैसे अच्छा किया जो तुमने दोनों को लक्ष्य से ही नहलाया। अरे एक को भी हमाम या लिरिल से नहलाते तो बच्चू तुम्हारी इस कविता पर ही शहर में दंगे हो जाते। क्या बात है, वाह 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 वाह, बढ़िया तो बात। बच्चू तुम्हारी इस कविता वह उत्साहित होकर बोला, अभी तो देखते जाओ, इसमें सिख और ईसाई भी ना आएंगे। लो सुनो, राम लक्ष्य से नहाता है, रहमान लक्ष्य से नहाता है, बंता सिंह भी लक्ष्य से नहाता है। इसके बाद भी अगर साबुन बच जाता, बंता सिंह के नहाने के बाद कितना साबुन बचा। इसके बाद भी अगर साबुन बच जाता है तो उससे रिची रिचर्डसन नहाता है। बहुत अच्छे मैन। अब देखो, एक तो मेरी इस कविता में राष्ट्रीय एकता आई। बहुत अच्छे, वाह। दूसरे सब नहा लिए इसलिए शरीर की भी सफाई। दूसरे सब नहा लिए इसलिए शरीर की भी सफाई। मैंने कहा शरीर की भी सफाई, पर यार एक बात मेरी समझ में नहीं आई, तूने इस कविता में सारे आदमी ही आदमी नहला दिए, महिला एक भी नहीं नहलाई। तभी तो तेरी कविता यहाँ पे हो गई रिजेक्ट। भला आदमियों का आदमियों के नहाने में क्या इंटरेस्ट। वाह भाई वाह। वैसे मुझे तुम्हारी इस कविता में नहाने की अपार संभावनाएं नजर आ रही हैं। अच्छा, ऐसा करो, इस कविता में थोड़ा पॉलिटिकल टच लाओ। हाँ, ऐसा करो, कुछ राजनेताओं को नहलाओ। आहा, शुरुआत अपनी दिल्ली से ही करो। जैसे दिल्ली में श्री केजरीवाल जी को नहलाओ। मैं बोला यार केजरीवाल जी को नहलाओ, गजब हो जाएगा, साबुन तो उनकी आंखों में ही रह जाएगा और पीछे से मनोहर लाल खट्टर पानी बंद कर जाएगा। वाह 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 वाह। मैंने कहा फिर ऐसा कर दो, इस कविता में प्रधानमंत्री जी और अमेरिका के राष्ट्रपति को नहलाओ, और ऐसा करो पाकिस्तान के राष्ट्रपति को नहलाओ। वह बोला यार क्या कहा, पाकिस्तान के राष्ट्रपति को नहलाओ। अरे यार क्या कहा, पाकिस्तान के राष्ट्रपति को नहलाओ। भला उसके बारे में क्या कहा जाए, ऐसा साबुन कहाँ से लाया जाए जो उसके मन का मैल भी साफ। बढ़िया बात है, वाह 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 वाह। ऐसा साबुन कहाँ से लाया जाए जो उसके मन का मैल भी साफ कर जाए। वैसे भी उसे हमारे देश में गड़बड़ी फैलाने से टाइम मिले तो बेचारा नहाए। वैसे भी उसे हमारे देश में, मैंने कहा पर एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, तुम सबको लक्ष्य ही नहलाने के पीछे क्यों पड़े हो? क्या ये तुम्हारा प्रिय साबुन है? क्या ये इतना फैंसी है? वो बोला नहीं यार, बात दरअसल ये है, मेरे लड़के के पास इसकी होलसेल एजेंसी है। तभी मेरे अंतरतम से आवाज आई, जरा सुनो मेरे भाई, अरे अगर नहलाना ही है तो नहलाओ उन्हें जो सर से लेकर पांव तक भ्रष्टाचार की गंदगी में डूबे हैं। क्या बात है। सफाई करो उनकी जिनके खतरनाक मंसूबे हैं, मिटा दो वो फासला जो आदमी और आदमी के बीच बढ़ गया है, छुड़ा दो वो मैल जो लोगों की इंसानियत पर चढ़ छुड़ा दो वो मैल जो लोगों की इंसानियत पर चढ़ गया है। नहलाओ उन्हें जो एक दूसरे पर कीचड़ लगाते हैं,
नहलाओ ने जो भाई से भाई को लड़ाते हैं, और उन्हें तो खौलते पानी से नहलाओ जो लोगों को खून से नहलाओ। क्या बात है, वाह 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 वाह। सिर्फ बाहर का स्नान लुटेरा बनकर आदमी की आत्मा को लूट जाता है, और किसी साबुन वाबुन की जरूरत नहीं पड़ती दोस्त, सिर्फ आंखों के पानी से ही मन का मैल छूट सुरेश जी, जब आप ये कवियों की बात चल रही है और कवि भी कवियों की ही बात कर रहे हैं, तो आप जब ये कवि सम्मेलनों के लिए लोगों का चयन करते हैं तो क्या देखते हैं? मतलब इस कवि को बुलाया जाए, जैसे मैथिली चरण जी की बात की इन्होंने, वो सब तो बड़े बड़े कवि थे, सियाराम शरण जी को। एक देखता हूँ, कोई भी कवि ऐसा नहीं हो जो आदमी को आदमी से तोड़ने की बात करे। क्या बात है, आदमी को आदमी से जोड़ने की, सब तोड़ रहे हैं मुल्क को। राजनेता हो, धर्म हो, जितनी भी सेवाएं सब तोड़ने पर लगे। अगर हम भी तोड़ने की बात करने लग जाएंगे तो मुल्क किसकी ओर निहारेगा कि यार जोड़ने की बात कौन करे इसमें। बहुत अच्छा।